थी तो यूनियन बजट का फर्स्ट पार्ट करवाया और उसमें मैंने आपको बताया कि सरकार के 2 इंजन कौन कौन से, ठीक है, जिसमें हमने 2 इंजन में पढ़ा था, एक तो एग्रीकल्चर पढ़ा था और एक एमएसएमई पढ़ा। उसके बाद हमने पार्ट 2 देखा था यूनियन बजट में ही, सेकंड क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने 2 इंजन और देखे, एक देखा इन्वेस्टमेंट और एक हमने देखा एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। और इसके अलावा सरकार ने बजट में और क्या विशेषताएं रखी वो अब हम देखने जा रहे हैं जेंडर बजट, ठीक है। जेंडर बजट आपको पता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के टाइम से रखा गया। जेंडर बजट में होता क्या है ये सब आपको पहले से बेसिक पता है, बस मैं इतना बताऊंगी कि जेंडर बजट में अलग से प्रोविजन किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए क्या करना है। उसी में ही सरकार ने जेंडर बजट में क्या किया है वो देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो जेंडर बजट है वो आपको आपकी इकोनॉमिक्स में तो काम आएगा ही, इसके अलावा आपको आपकी सोशोलॉजी वाला एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, वहां भी काम आएगा, तो आप इसको काम में ले सकते हैं डिकोड कर, ठीक है, वुमेन एम्पावर। या फिर एथिक्स में कोई टॉपिक आ जाए तो वहां भी आप जेंडर बजट को डिकोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जेंडर बजट। अभी क्या हुआ, सरकार ने जेंडर बजट रखा, ठीक है। भारत में अगर पूछ ली कि अब तक का सबसे बड़ा जो लैंगिक बजट है, जेंडर बजट है, वो कौन सा है, तो 2025-26। इस बजट में पिछले साल की तुलना में 37.5% अधिक रखा है। मतलब पिछले साल से कितना अधिक है, 37.5% अधिक। और कितना अलोकेट किया है, 4.49 लाख करोड़, कितने 4.49 लाख करोड़ रुपए अलोट किए हैं जेंडर बजट के लिए, महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजन, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आप घर जाके क्या देखेंगे, आपको 2 चीजें देखनी, एक राजस्थान में देखना है, एक इंडिया में देखना कि जेंडर बजट कब स्टार्ट हुआ, जेंडर बजट कब स्टार्ट हुए, मतलब कब से ये प्रोविजन आया, इनको स्टार्टिंग कब से की, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के टाइम से आया, कब आया, अब आपको ये देखना है। और उसके साथ में ये भी देखना है कि उस टाइम पीएम कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, 2 चीज। और राजस्थान में जब आप देखेंगे तो राज्यपाल कौन थे और हमारे उस टाइम पे सीएम कौन थे, ये 4 चीजें आपको देखकर आनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं, जेंडर बजट में क्या क्या है। यह एक विशिष्ट उपकरण है, इट इज ए स्पेसिफिक टूल जिसका उपयोग विभिन्न लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। क्या करता है, जो महिलाओं की जेंडर की स्पेसिफिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इस बजट को रखा जाता है। अच्छा, प्रथम लैंगिक बजट स्टेटमेंट की नींव महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन 1979 में पड़ी, ठीक है। मतलब इसकी नींव, इसकी चर्चा कब से शुरू हो रही है, अब देखो आंसर आपको मिलते जा रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट और पीएम देख लेना कि कौन कौन थे उस टाइम पे। अब इसकी चर्चा ना 1979 से शुरू हुई, एक सम्मेलन हुआ। लैंगिक बजट स्टेटमेंट की नींव जो है वो एक सम्मेलन से होती है, किसके लिए, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए। और पहली बार ये बजट कब पेश किया गया, 2005-6। आपको पता है अब की बार जब प्री हुआ था मनमोहन सिंह के रिलेटेड, मनमोहन सिंह जी की इस बार डेथ हुई थी, तो उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिया था 2004 की लोकसभा का, ठीक है। अब आपको 2005-6 में उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, लैंगिक बजट स्टेटमेंट आया, तो आपको इस तरह से ये 2 चीजें नहीं पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन थे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यूपीए गवर्नमेंट थी या फिर कौन सी गवर्नमेंट थी, एनडीए थी, यूपीए थी, ये आपको देखना। जेंडर मिशन, जेंडर बजटिंग जो है मिशन वित्त की सामर्थ्य की उपयोजना के अंतर्गत आती है। सरकार के द्वारा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक मिशन चलाती है, मिशन शक्ति। कौन सा मिशन, मिशन शक्ति। कब शुरू हुआ, 2021 में। उसी की एक उपयोजना में उसी को ही बढ़ाने के लिए एक सब प्लान के रूप में सरकार किसको पेश करती है, जेंडर बजट को। अब तक हमने क्या पढ़ा,
भारत का अब तक का सबसे बड़ा अगर जेंडर बजट पूछा जाए तो कौन सा है? 2025-26 का। कितने करोड़ अलोकेट किए हैं? 4.4 लाख करोड़। अच्छा, कितने प्रतिशत अधिक है? 37.5% अधिक है। पहली बार इस पर चर्चा कब हुई? 1979 में। पहली बार पेश कब किया गया? 2005-6 में। और किसकी एक उपयोजना है? तो मिशन शक्ति 2021 की एक उपयोजना है। अब तक की समरी यही। अब क्या प्रोविजन है? जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्यों है? अगर देखें कि जेंडर बजटिंग जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है, वुमन एम्पावरमेंट करना है। अब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 14 में समानता की बात करते हैं। तो वहां क्या लैंगिक समानता की बात नहीं हुई होगी? तो फंडामेंटल राइट को बढ़ावा देता है जेंडर बजट। दूसरी बात, डीपीएसपी में भी आर्टिकल 39 बात करता है सभी को समान वेतन मिले, महिला और पुरुषों को समान वेतन मिले। इसी तरह से और भी प्रोविजन है, केंद्रीयकरण ना हो, 39 में ही प्रोविजन ना, तो वो भी लैंगिक समानता को दर्शा रहा है। और एसडीजी कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे कि एसडीजी 5 है कि 1 है कि 2 है? आप मुझे बताएंगे कि कौन सा एसडीजी है जो लैंगिक समानता की बात करता है। आपको बताने के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार एसडीजी 14 का क्वेश्चन आया था। ठीक है, लाइफ ग्लो वाटर का क्वेश्चन पूछा था, जल में जीवन पर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा एसडीजी है, इसलिए आप खुद थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपके माइंड में रह जाए। नेक्स्ट है, अगर एक रिपोर्ट ना पेश की जाती है जेंडर गैप रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पे भारत का स्थान 129 है, कितनी कंट्रीज में से? 146 में। क्या ये स्कोर बहुत अच्छा कहने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सबको देखते हुए सरकार को जेंडर बजटिंग की अवधारणा लानी पड़ी। क्वेश्चन आ सकता है जेंडर बजटिंग के लिए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है जेंडर बजटिंग और क्यों इसकी आवश्यकता है, और इस बार जेंडर बजटिंग में क्या प्रोविजन थे। आंसर लिखने की फ्रेमिंग क्या रहेगी अगर 5 नंबर में पूछा जाता है? तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे जेंडर बजट को, ठीक है। उसके बाद में आप एक बॉक्स यहाँ साइड में बनाते हैं, उसमें इस बार क्या प्रोविजन है उनको लिखेंगे। प्रोविजन के बाद में कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? आवश्यकता वाली चीजें की आवश्यकता क्या क्या थी, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रोविजन यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपके पास ज्यादा कोई प्रोविजन के ज्यादा पॉइंट है तो आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिए कि पहली बार कब पेश किया गया, पहली बार इसकी अवधारणा कब आई और किसका उपयोजना है। तो 5 नंबर में आपका इतनी बड़ी चीज आसानी से सिमट जाए, ठीक है। जेंडर बजटिंग की आवश्यकता को बताते हुए आप कंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ 5 नंबर में भी बच्चे ने पूरी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो दिखाई। आगे चलते हैं। आपको पता ही है कि आपकी बैच की रिगार्डिंग जो है लाइव क्लासेस डेमो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब का, जैसा कि करंट अफेयर्स की मेरी क्लास चल रही है, आप क्लासेस के जरिए देख सकते हैं कि किस डेप्थ लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पर छोड़ दे बात तो पेड वाले बच्चों से आप अगर आपके कोई कांटेक्ट में है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस डेप्थ लेवल पर मेंस की फाउंडेशन बैच में किस तरह तैयारी की जा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार विजिट को वेबसाइट करिए, किसी भी डाउट होता है कोई भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को और बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब क्रियान्वयन कैसे होता है, मतलब इस बजट का क्रियान्वयन, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था ना वहीं पर आप इसको ऐड कर सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पूछे राज्य स्तर पर कौन करता है? तो राज्य स्तर पर इसका महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और वित्त और योजना विभाग, 3 विभाग मिलकर के करते हैं। फंड की बात है वित्त विभाग अपने आप आ जाएगा। समाज कल्याण की बात है, आपको पता है कि हमारे जो डीपीएसपी है वो किसकी बात करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। और महिलाएं जेंडर बजट की बात हो रही है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। और जिला स्तर पर क्या होता है?
महिला सशक्ति केंद्र इसका क्रियान्वयन करता है, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर एक जेंडर विशेषज्ञ युक्त होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, ईच सेंटर हैज वन जेंडर स्पेशलिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चुनौतियां क्या क्या है, आपको बता दिया कि आवंटन कितना है, कितने करोड़ है, सबसे बड़ा है, कितने प्रतिशत अधिक है। चुनौतियां क्या है, आवंटन में अस्पष्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो PMYG जो घरों में महिलाओं के स्वामित्व को प्राथमिकता देती है, में केवल 23% आवंटन महिलाओं को किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा है। इस योजना के तहत आपने पूरी डिटेल्स देखी हो तो उसमें बोला गया कि जो घर दिए जाएंगे वो महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे, महिलाओं की ऑथोरिटी होगी, ओनरशिप होगी। लेकिन सरकार का डाटा तो कुछ और बताता है, केवल 23% महिलाओं को आवंटन किया गया है, बाकी सारा महिलाओं को, पुरुषों को जा रहा है। तो क्या ये जेंडर बजटिंग को लाने के बावजूद सरकार के लिए चुनौतियां नहीं है? निधियों का केंद्रण, डीपीएसपी का उल्लंघन, डीपीएसपी का 39 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां सीधा सीधा बोला है कि निधियों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यहाँ तो निधियों का केंद्रण हो रहा है। मतलब अगर जेंडर बजटिंग पेश नहीं की जाती है तो सारा लोकेशन एक साथ जाएगा, और एक साथ में हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं को फिर पीछे जाना पड़ेगा। जेंडर का प्रभाव, आकलन की खराब गुणवत्ता व डेटा का अभाव। हमारे यहाँ पर जेंडर के लिए जो है गुणवत्ताएं खराब है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उनकी बात कर रहा है, और साथ में हमारे पास डेटा की भी कमी है। हालांकि देखा जाए तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार के पास डाटा है, सरकार अपने लेवल पर बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कोरोना टाइम में सरकार का अकाउंट में पैसे भेजना एक तरह की हेल्प थी, लेकिन क्या ये पूरी तरह से डाटा, और क्या जिनको जरूरत थी क्या उन तक ही पहुंचा क्या, या फिर और लोगों ने जिनको जरूरत नहीं थी, जिनके पास इतना पैसा था कि सरवाइव कर सकते हैं, उन्होंने भी इसका लाभ उठाया? तो ये क्या दिखा रहा है, डाटा का अभाव दिखा रहा है कि सरकार के पास जिनको लाभ मिलना चाहिए वो है नहीं। और दूसरी सबसे लास्ट बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। मतलब सरकार ये जो है, आप अगर डेटा उठा के देखें तो शायद 70+ वुमेन जो है हमारी लोकसभा में है, 70+। राजस्थान से केवल 3 है शायद। ठीक है, तो क्या ये डाटा बहुत ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को आगे नहीं लिया जा रहा है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो दर्शाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता। महिलाओं को बढ़ावा देने की बात आती है तो फिर बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं, जैसे पंचायत लेवल पर इलेक्शन लड़ती है महिला और चलाता कौन है, उसका हस्बैंड। ठीक है, सरपंच पति के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से जेंडर बजटिंग में चुनौतियां हैं जिनको सरकार को खात्मा करना चाहिए। और मैं आपसे होमवर्क में चाहूंगी कि आप मुझे इसके वे फॉरवर्ड लिख कर दें कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो चुनौतियां हैं जेंडर बजटिंग से रिलेटेड, उसकी चुनौतियों को कैसे समाधान किया जा सकता है। बाई चांस 10 नंबर में आए तो आपके पास वे फॉरवर्ड भी तो होने चाहिए ना, कि हम लिख सके लास्ट के 3 या 4 लाइन कि हाँ हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या है। वही तो हमारे प्रशासनिक सेवा में जाने के जो हमारी इच्छा है उसको दर्शाता है कि हम सॉल्यूशन भी साथ में लाए हैं। समस्या है तो समाधान है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि अपने बैचेस चल रही हैं, सिल्वर, गोल्ड और कॉम्बो। आपको जो भी अच्छा लगे तीनों में से देख सकते हैं। सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कॉम्बो वाला ले लो, या फिर आपको और बच्चों के बारे में मतलब आपको रिव्यूज तो मिलते ही हैं, आप YouTube की क्लासेस देख रहे हैं, वहां से आप डेमो लीजिए। पहले डेमो के बाद विजिट वेबसाइट कर ले और उसके बाद कांटेक्ट करके अपना बैच ले लो। ऐसे अभी भी डाउट्स की कंडीशंस में है, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी आएगी। ये वाला इंटरव्यू होने के बाद और मेंस होने के बाद में वैकेंसी आनी है, कंफर्म है। तो मैं बोलूंगी कि फाउंडेशन लेकर के अपना मेंस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तब तक, और फिर प्री पर ध्यान दीजिए। चलिए तो फिर